नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अयोध्या में एक तरफ प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, राम मंदिर का नींव रखी जा रही है। दूसरी ओर कश्मीर के आर्टिकल 370 को हटने के 1 साल पूरा हो रहा है। पहली एनिवर्सरी मनाई जा रही है। कश्मीरियों के लिए क्या मायने हैं इस एनिवर्सरी के लिए, क्योंकि भारत की सरकार जो क्लेम्स कर रही है वो उनके अलावा जो आम कश्मीरी कैसा महसूस कर रहा है, और आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों में इस आर्टिकल के हटने और इसके अलावा कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वापस लिए जाने, यूनियन टेरिटरी बनाए दिए जाने को, और इसके अलावा जो डेमोग्राफी चेंज यानी कि जो आबादी में तब्दीली की बार बार बात हो रही है कि नीतियां इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, उस सब का क्या असर पड़ेगा कश्मीर पर, कश्मीरियों पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बेहद ख़ास मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिनसे हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ ए अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, IB के। इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी, उसके चीफ रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार में सलाहकार रह चुके हैं कश्मीर पर 2000 से लेकर 2004 में, और कश्मीर पर 2015 में उन्होंने किताब लिखी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर। एक अथॉरिटी है वो कश्मीर पर बातचीत करने के लिए, खासकर जो सिक्योरिटी या जो रणनीतिक मुद्दा है उसके मद्देनज़र। दूसरी खास मेहमान राधा कुमार हैं। राधा कुमार कश्मीर पर जो भारत में बहुत कम इस तरह के एक्सपर्ट हैं जो कश्मीर को इन एंड आउट अच्छे तरीके से जानती हैं, उनमें से एक हैं। भारत सरकार की वार्ताकार थी, वो इंटरलॉक्यूटर थी, कश्मीर पर उन 3 लोगों में शामिल थी, और हाल ही में उन्होंने दूसरे अन्य कई सदस्यों के साथ मिलकर कश्मीर पर एक रिपोर्ट जारी की है। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ कपिल काक हैं, एयर वाइस मार्शल कपिल काक, इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर। उन्होंने पटिशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में एब्रोगेशन आर्टिकल जो 370 है उसके हटाए जाने को चुनौती देते हुए। और दुर्भाग्य की बात है कि हम ये कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चूंकि इस हद तक राजनीति आ चुकी है कि आपको ये बताने की ज़रूरत है कि कपिल काक एयरफोर्स के ऑफिसर होने के अलावा एक रणनीतिकार और सुरक्षा के विशेषज्ञ होने के अलावा एक कश्मीरी पंडित भी हैं। तो एक कश्मीरी आवाज़, और ख़ासकर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को भी, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में उनका राजनीतिकरण या पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, आर्टिकल 370 के हटाने के पीछे भी ये बताया गया कि कश्मीरी पंडितों का वेलफेयर भी इसमें शामिल है। उनसे भी हम उनके नज़रिए को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि कुछ आंकड़े जो हैं वो आप देख लीजिए कि पिछले 1 साल के दौरान जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो वित्तीय घाटा हुआ है कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से और सुरक्षा के जिस तरह के हालात हैं पिछले 1 साल में 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और जो रिपोर्ट्स हैं कई तरह की, जिसमें राधा कुमार की रिपोर्ट भी शामिल है, वो ये बताती है कि जो मीडिया सेंसरशिप है वो अपने बिल्कुल, जिसे कहा जाए कि बॉटम यानी कि अपने बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है, कि मीडिया का गला घोटने का काम कश्मीर में हो रहा है। मानवाधिकार जो हैं, ह्यूमन राइट्स, उनको लेकर बहुत गंभीर चिंताएं हैं। और इसके अलावा एक और जो सबसे अहम बात है जिसको नहीं समझा जा रहा है वो है मेंटल हेल्थ। यानी 1 साल तक लगातार जो लॉकडाउन नज़र आ रहा है, जो शुरुआत ही आर्टिकल 370 की लॉकडाउन से शुरू हुआ था और उसके बाद कोरोना वायरस का पूरा कहर, वो उसमें जो आम कश्मीरी है उसके जहन पर, उसकी जो मानसिक जो स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मैं मेहमानों से बातचीत की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले राधा कुमार, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये विडंबना ही है कि 5 अगस्त 2019 को भी कर्फ्यू में था जम्मू कश्मीर, और अब भी श्रीनगर में 5 अगस्त 2020 को भी कर्फ्यू लगा हुआ है। कितना सफ़र, कितना रास्ता तय कर पाया 1 साल में कश्मीर? अब देखिए, पूरा हाल ही बदला है 1 साल में। अगस्त 5 पे प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास किए जिसमें आर्टिकल 370 के सारे जो हिस्से थे वो रद्द किए गए। पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंड हुआ कश्मीर को, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, डिवाइड किया। अब 2 यूनियन टेरिटरी हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। और फिर उसके साथ साथ ही उन्होंने अगस्त 4 को ही सारे कम्युनिकेशन स्नैप किए, 144 लगाया, और सारी ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी। तो 1 साल में आप ये कह सकते हैं कि अगस्त 4 से लेके आज तक 1 साल का वहां लॉकडाउन रहा है। जैसे ही वो कह रहे थे कि थोड़ा इसको रिलैक्स किया जाएगा, उस वक्त हमारी कोविड की पैंडेमिक हो गई।
तो फिर ये पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन भी चला। उस हाल में थोड़ा जो उन्होंने फोन वगैरह रिस्टोर किए, उन्होंने उस पे रिस्ट्रिक्शन रखा कि सिर्फ 2G का सर्विस मिलेगा, 4G का मिल नहीं रहा। तो अगर आप देखें कि आप सिक्योरिटी के नजरिए से देखें, सिविलियन सिक्योरिटी के नजरिए से भी देखिए, सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी सिक्योरिटी नहीं होती है। सिविलियन का जो हक है मोबिलिटी का, या डॉक्टर को पहुंचने का, या स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस लेने का, वो सारी जो ह्यूमन सिक्योरिटी की एलिमेंट्स होती हैं वो गई। इम्पैक्ट एजुकेशन पे जो हमने इम्पैक्ट देखा है वो यही है कि जम्मू हो या कश्मीर हो, ऑनलाइन क्लासेस तो बिल्कुल बुरी तरह से चल रहे हैं। हम लोगों ने एक रिपोर्ट निकाला, ये फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें हमने क्वेश्चनर की थी, और क्वेश्चनर में हमने ये देखा कि स्टूडेंट्स की भी कंप्लेंट्स, टीचर की भी कंप्लेंट्स, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की भी कंप्लेंट्स, और पेरेंट्स की भी कंप्लेंट्स, यानी कि किसी के लिए ये ठीक नहीं है। अच्छा, हेल्थ में आप देखिए तो डॉक्टर्स को स्पेशलाइज्ड एडवाइस लेने का कोई मौका ही नहीं। पहले जो 3 महीने थे जब लॉकडाउन था, तब फार्मेसीज में मेडिसिन तक, दवाइयां तक नहीं आ रही थी। जो लोग थे जिनको सीरियस इलनेसेस थे, वो दवा नहीं खरीद पा रहे थे, सारे क्लिनिक बंद किए गए, डॉक्टर से फोन पे बात नहीं कर सकते थे। अब आप ही सोच सकते हैं कि इन दो ही चीजों से, एजुकेशन और हेल्थ की इम्पैक्ट से, मेंटल ट्रॉमा, आदमी के लिए क्या मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। और राधा इस कुमार जी, आप ट्रॉमा यहाँ पर बच्चे, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रही हैं। मुझे लगता है कि अक्सर भारत के जो रेस्ट ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है, कश्मीर के अलावा जो नॉन कश्मीरी एरियाज हैं, वहां पर इस बारे में शायद कोई सोचता भी नहीं है कि कश्मीरियों की भी कोई स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्याओं के बारे में, उसको सिर्फ एक जमीन, एक भौगोलिक टुकड़े के तौर पर देखा जाता रहा है। एएस दुल्ला जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मुझे याद है ठीक 1 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में एएस दुल्ला जी, आपने मुझे कहा था कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद आतंकवाद और बढ़ेगा। भारत सरकार दावा ये कर रही है कि देखिए कि पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी, स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी, जो वायलेंस था, वो कम हुआ है। क्या आप अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर टिके हुए हैं? देखिए, जैसे राधा जी ने कहा कि पिछले 1 साल में कश्मीर में काफी बदलाव आया है, और कश्मीर बदलता रहता है और फिर भी कश्मीर वही रहता है। ये हमने सालों से देखा है। अगर हम सन 47 पे भी वापस जाए, तब से आज तक कई बार कश्मीर बदला है और फिर कश्मीर वही आ गया है। बात यह है कि जब 1 साल पहले जब मैंने आपसे बात की थी तो माहौल और था। आज बात ये, मैंने कुछ 3-4 दिन पहले ईद पे कुछ दोस्तों से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप श्रीनगर को अब पहचान नहीं सकेंगे। श्रीनगर इतना बदल गया है, लोग बदल गए, हम खुद बदल गए। तो बदलाव तो हो रहा है, वहाँ सोच में हो रहा है। लेकिन बात यह है कि मैंने ये बात दिसंबर में भी कही थी चंडीगढ़ में, वहाँ लिट फेस्ट में, कि ये जो मसला है इसका हल हो सकता है और इसका हल होना चाहिए। लोग कश्मीर के कुछ भी हो, लोग कश्मीरी हमेशा बातचीत के लिए तैयार होते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि कश्मीरी बातचीत के लिए तैयार है। उन दिनों वो ये कहते थे कि दिल्ली के साथ तो हमारी हमेशा प्रॉब्लम रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग हमारे खिलाफ क्यों हो गए। आज मैं समझता हूँ कि कश्मीरी ये इशारा कर रहा है कि भाई हमें बिल्कुल तो मत भूल जाइए, हम भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। अब यहाँ कोई उसको समझने को, कुछ सोचने को किसी के पास ना टाइम है, ना कोई समझता है इस चीज को। हम एक स्टेप आगे चलते हैं, फिर 2 पीछे चलते हैं। तो ये जो है, अब ये जो सिक्योरिटी का मसला ये है नहीं, जैसे राधा जी ने अभी कहा
कश्मीर कभी भी ना सिक्योरिटी का मसला है, ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये एक पॉलिटिकल मसला है, ये एक इमोटिव इशू है, अब ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। तो इसको आगे चलाने की जरूरत है। कुछ सुबह मैं अपने अजीज दोस्त कपिल साहब को सुन रहा था, तो इन्होंने ये कहा वहां अंत में कि कश्मीर में हीलिंग टच की जरूरत है। अब ये हीलिंग टच कौन लाएगा? अगर आप कश्मीरियों से, आम कश्मीरियों से बात करें, तो वो ये कहते हैं कि लोगों के साथ एंगेजमेंट जरूरी है। वो ये नहीं समझते या सोचते कि लोगों के साथ एंगेजमेंट हुआ कब था। जो लास्ट एंगेजमेंट लोगों के साथ हुआ था वो अप्रैल 2003 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पब्लिक मीटिंग एड्रेस की थी श्रीनगर में। और उस टाइम कश्मीरी बहुत खुश थे, क्योंकि अटल जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ फिर बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ 2 बार दगा हुआ है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। और उन्होंने कोशिश की और वो इस्लामाबाद गए सार्क समिट के लिए। तो इसलिए कश्मीरियों के साथ एंगेजमेंट जरूरी है, उसी के साथ पाकिस्तान के साथ भी एंगेजमेंट जरूरी है। लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान ये हो रही हूँ एएस दुलत जी कि अब बातचीत का जो पूरा जो स्टेज है वो क्या होगा, बातचीत का ढांचा क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कपिल काक जी, मुझे आप ये बताइए कि कश्मीरियों से मैं बात कर रही हूँ, कल शैला रशीद से भी बातचीत हुई, इसके अलावा निसा दुर्राबू एक प्रोफेशनल है, सिटी प्लानर है, उन दोनों के साथ मैं चर्चा कर रही थी कश्मीरी सेंटिमेंट को समझने के लिए। और शैला ये कह रही थी कि जो भारत को, यानी भारत सरकार को जो एक रीजनेबल पार्टी माना जाता था, अब वो नहीं है। जो एक मिडिल ग्राउंड था कश्मीर में वो खत्म हो चुका है। सिर्फ 2 तरह के एक्सट्रीम है, एक सरकारी एक्सट्रीमिज्म है, एक नॉन सरकारी एक्सट्रीमिज्म है। इसके अलावा बीच का जो रास्ता था, जिस बातचीत की बात कर रहे हैं एएस दुलत जी, वो बातचीत के लिए एक मीटिंग पॉइंट तो हमें रखना पड़ेगा। ऐसा है कि बिल्कुल सहमत हूँ जो दुलत साहब ने कहा है, मगर इस वक्त जो दिलों में जा रहा है कश्मीरियों में, वो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त पिछले साल उनके दिलों में एक छुरा डाला है। सोल ऑफ कश्मीरीज हैज बीन स्टैब्ड। तो उसमें क्या हुआ है कि दिल जो हैं वैसे ही बहुत ही मायूसी में हैं, तो उन दिलों को कंसर्टीना वायर्स में रैप अप किया गया है। तो ये उनके सेंटिमेंट्स को 2 शब्दों में डिस्क्राइब किया जा सकता है। आप अभी आरफा जी मिडिल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस जिसने भारत को कश्मीरियों के साथ जोड़ा शेख अब्दुल्ला के वक्त से, सन 47 से, उस मिडिल ग्राउंड, उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस को, उसका जो ढांचे की फाउंडेशन है, उसको केंद्र सरकार ने डायनामाइट किया है, बारूद लगा दिया 5 अगस्त को। और ये कहा है कि ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, ये फैमिलीज हैं, ये बस अपने ही की सोचते हैं, कश्मीरियों का कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये तो आप हर राज्य जो हिंदुस्तान में है उसके बारे में कह सकते हैं। अन्ना डीएम के हो, एआईडीएम के हो, जहां जहां भी जाए, महाराष्ट्र में जाएं, इस वक्त वहां पे मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। तो ये मतलब जो एक तरीके से कहा उस दिन हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में, वहाँ हमारे साथ इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, ये कहा है कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ है क्योंकि 370 है। उसके बाद कहा है कि टेररिज्म में हम बिल उसमें अब सफलता पाएंगे, अब देखिए इससे क्या होगा। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूँ, वो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं आरिफा जी। जैन 2019 से पिछले पूरे साल 31 दिसंबर तक 157 आतंकवादी मारे गए, जिसमें कश्मीरी 125 थे। इस साल में जनवरी 1 से 15 जुलाई तक आंकड़े गृह मंत्रालय के हैं, 136 मारे गए हैं, जिसपे कश्मीरी 121 थे। तो अब क्या हो रहा है कि हिंदुस्तानी को मार रहा है।
2 लाख 2.5 लाख की जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे हैं, उन्होंने 32 पाकिस्तानियों को पिछले साल डाला, 2 लाखों ने, और इस साल में 21 कश्मीरियों को मारा है, मतलब पाकिस्तानियों को मारा है। तो इससे क्या लगता है कि आपको कि जो भी किया है ये कश्मीरी, मैंने हिंदुस्तान का तो पहले इतने 73 साल में हिंदुस्तान के चेहरे पे, पॉलिटी के चेहरे पे इतने दाग हैं, रहे आए हैं, मगर कश्मीरियों को देखें तो पिछले 73 साल में ऐसा अंधेरा कभी नहीं छाया हुआ है। तो ये एक तरीके से, जैसे मेरे मित्रों ने आपसे कहा है, एक तो मेन स्ट्रीम को आप बर्बाद करते हैं, पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सब नॉर्मल है। अब जिसे कहते हैं काफ्का इस स्टाइल से देखें, नॉर्मलसी की बात करती जाते हैं। मैं आपको खालिदा शाह, सैफुद्दीन सोज और जो सागर साहब हैं, इनको कहा गया कि ये बरी है, ये तो इनको तंग क्यों कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को हम मानते हैं आपकी सैफुद्दीन सोज फ्री है, और उसके बाद आप जर्नलिस्ट समझेंगे इमेजरी क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स में। सोज साहब एक पिलर पे खड़े होते हैं, 83 साल के आदमी, पॉलिटिशियन रहे, कांग्रेस के लीडर रहे हैं, वो बार्ब्ड वायर के थ्रू मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, कहा मैं फ्री हूं, ये तो मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहते, इसीलिए मैं इसको काफ्का इसका है। नहीं, तो और ये सब वो तस्वीर जो सैफुद्दीन सोज की है, जिसमें वो अपने उस पर खड़े हुए हैं वहां दीवार पर, वो तस्वीर शायद आज के कश्मीर की तस्वीर है, वो सिर्फ उनकी तस्वीर नहीं है कि कश्मीर कैसा नजर आ रहा है, ऐसे ही सैफुद्दीन सोज के तौर पर हम देख रहे हैं। आपकी बातों से काफी निराशा भी होती है और काफी जो असली तस्वीर है वो उभर कर सामने आ रही है। 2-3 फ्रेजेस जो आपने इस्तेमाल किए हैं, आपने कहा कि कश्मीर की रूह पर एक तरह से हमला किया गया है, कश्मीर की रूह में जो है वो चाकू घोंपा गया है, और आप ये भी कह रहे हैं कि एक तरह से बदनुमा दाग की तरह देखा जाएगा, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को मार रहा है। ये बहुत तकलीफदेह है, ये बातें कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही है। राधा कुमार जी, मैं कश्मीर को सिर्फ कश्मीर की तरह देखना भारत के जो बाकी हिस्सों की जो राजनीति है, जो मेन स्ट्रीम लैंड की जो मेनलैंड की जो पॉलिटिक्स है, उससे हम अलग नहीं कर सकते। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कश्मीर का जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या जो बीजेपी है उसको भारत के बाकी हिस्सों में क्या राजनीतिक फायदा होगा? क्योंकि आप ये भी, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ तीनों मेहमानों को, कि जब ये फैसला लिया गया था 1 साल पहले, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, और मैं भी चूंकि रोज कार्यक्रम करती हूँ, राजनीतिक मुद्दों पे करती हूँ, आप यकीन जानिए 90% से ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे सरकार के इस फैसले को। इसका मतलब एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऐसी है भारत में जो ये चाहती थी कि आर्टिकल 370 हट जाए। ऐसे में क्या भारत की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें कश्मीर को भूल जाए, एक फायदा हुआ बीजेपी को और हमेशा के लिए उनको एक एज मिलेगा? अब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ तमिलनाडु में आके बसी, क्योंकि यहाँ की डीएमके ने तो खुले आम जो सरकार ने किया 370 के साथ, डीएमके के सारे एमपी खुले आम उसके खिलाफ बोले। अच्छा, केरला के भी बोले, तो साउथ में फिर भी अभी कुछ डेमोक्रेसी का हाल है। अब एक चीज हम हरदम भूल जाते हैं, और इसी में मुझे सबसे बड़ा दर्द हुआ कि ये सारी चीजों जो की गई वो ऐसे माहौल में की गई कि हर कश्मीरी को बंद कर दिया। आवाज कश्मीरी का तो एक बार सुना तक नहीं। 6,600 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला है आपने, और वो वैली वाले, जम्मू वाले नहीं थे। अच्छा, तो आप सोच सकते कितना बड़ा प्रोपोर्शन, और उसमें से ऑलमोस्ट पूरा जो पॉलिटिकल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वाले जो थे, सारे के सारे जो पहले इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स थे, सब बंद हैं, चुप। आप ऐसे पहले आप सबको चुप करते हैं, फिर आप कहते हैं कि अरे सबको ये बहुत पसंद है कि हमने आर्टिकल 370 को निकाल दिया, सबको बड़ी खुशी है कि हमने कश्मीर को बांटा। कैसे आप कह सकते हैं? डेमोक्रेसी में सबसे पहली ये बात होती है वी द पीपल, और वी द पीपल मेजॉरिटी नहीं होती है।
वी द पीपल होती है वही कम्युनिटीज जो अफेक्टेड हैं। वी द पीपल, अगर मेरे कोडाई कनाल में कहीं नई दिल्ली से कोई ऑर्डर देगा तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगी कि भाई मैं कोडाई कनाल वाली हूँ, या मैं कहूंगी मैं दिल्ली वाली हूँ। ये है ना, मेरे मेरे घर तो ये है दोनों। आप मेरे घर में आके कुछ कर रहे हैं तो आपका कहाँ से ये आता है कि भाई वो जो कहीं और रहता है, गुजरात में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, राजस्थान में रहता है, वो कह रहा है कि मेरे घर में क्या होगा? ये डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती है। और हम लोग हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल डेमोक्रेसी। इसमें आप सोचिए कि क्या जब ये बीजेपी ऑपोजिशन में थी तब तो बड़ी बातें कहते थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर मस्ट नॉट डिसाइड, सेंटर ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, फला ढुमका। अपने आप आके बैठे तो कोई फेडरलिज्म का तो छप्पा भी नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे श्रीलंका में सोचते थे कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो अलग, उसका हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आज हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे कश्मीर में आपने बिल्कुल गैर कानूनी तरह से लोगों को पकड़ के बंद किया और अजीब गरीब टेररिज्म के इल्जाम पीएसए में ये है वो है, ये आप हमारे स्टूडेंट्स को नहीं कर रहे क्या दिल्ली में? मतलब हमारे देश में आप मतलब एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीरियाइजेशन हो गया है भारत के बाकी हिस्से बाकी हिस्से का। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत का कश्मीर का इंडियनाइजेशन हुआ है, बल्कि भारत का जो है कश्मीरियाइजेशन हो गया है। अब्दुल्ला जी की तरफ मैं लौटना चाहती हूँ थोड़ा सा इसको। मैं आखिर में एक बात कहना चाह रही थी कि हम तीनों में से कोई, हम चारों में से कोई भी नहीं है जो चाहेगा कि वहां फिर से वायलेंस हो या आतंकवाद हो। पर मैं एकेडमिक के तौर में ये कह सकती हूँ कि आप देखें, कश्मीर की इतिहास हो या और जगहों की भी इतिहास हो, ये जो आतंकवादी या मिलिटेंट मूवमेंट्स में हरदम टाइम लगता है। आप ना एक महीने में नेसेसरली देखेंगे, ना एक साल में नेसेसरली देखेंगे। आप सोचिए 87 के इलेक्शन के बाद 2 या 3 साल लगे मिलिटेंसी को बढ़ने के लिए। तो इस वक्त हम लोगों को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी अत्याचार हमने की है कश्मीरियों पे, इसको अब हम कैसे वापस लें, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात। अब्दुल्ला जी, मैं इसी से जुड़ा सवाल भी आपसे पूछना चाहती थी। पिछले इंटरव्यू में आपने काफी अंदेशा जाहिर किया था और एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के नजरिए से जिसने कश्मीर को बहुत नजदीक से देखा है, और खासकर कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भाजपा की ही पिछली सरकार को आपने एडवाइस किया कश्मीर पर, जिसमें वाजपेयी साहब कश्मीरियत, इंसानियत और हिंदुस्तानियत की बात करते थे। अब ऐसा लगता है कि तीनों इसमें नहीं बचे हैं, लेकिन जो अंदेशा राधा कुमार सब कुछ बचा है। जी हाँ, मैं उसी पे आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अब आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो एलिनेशन है, ये जो खामोशी है, जो लोग पत्थर नहीं बरसा रहे हैं, क्या उन्हें संतुष्ट मान लिया जाए? क्या उन्हें खुश मान लिया जाए? क्या कश्मीरी आगे बढ़ गया है? देखिए, हालात जो हैं वो अच्छे नहीं है, सब जानते हैं, और बड़ी मायूसी है कश्मीर में और लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ, मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। जैसे आपने कहा मिडिल ग्राउंड का आपने जिक्र किया, तो मिडिल ग्राउंड हम कश्मीर में हमेशा रहती है, अब भी है, आगे भी रहेगी। सवाल यह है कि हम उस मिडिल ग्राउंड का इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या उस मिडिल ग्राउंड को जैसे एम मार्शल साहब ने कहा बम लेके उसको उड़ा देना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो मिडिल ग्राउंड चली गई तो फिर कश्मीर को हल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि मैंने जिक्र किया था पहले कि दिसंबर में मैं चंडीगढ़ में था। हमारा एक पैनल डिस्कशन था इसी पे, कश्मीर पे, और राम माधव जी हमारे साथ थे। तो उन्होंने वहाँ 2 चीज़ें कही, मैं समझता हूँ 2 डिक्लेरेशन किए। एक तो उन्होंने कहा कि जो सीनियर लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर, सब जल्दी रिहा कर दिए जाएंगे।
और स्टेटहुड भी वापस मिल जाएगी। अब बात यह है कि ना तो लीडर रिहा हुए हैं और ना ही अभी कोई स्टेटहुड का कोई किसी को मालूम है ये कब वापस आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा। तो 370 का जो मसला है ना, देखिए इसका 370 आपने हटा दिया। 370 था क्या? 370 में बचा क्या था? अगर इसको हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब से दिल्ली एग्रीमेंट हुई है 52 से, या जब से शेख साहब को 9 अगस्त 53 में जेल भेजा, तब से इसका इरोजन या एब्रोगेशन शुरू था। तब से इट वाज अ प्रोसेस। उसका आइडिया ये था कि कश्मीर को मेन स्ट्रीम किया जाए, और कश्मीर मेन स्ट्रीम हो गया था। यहाँ पे बड़ा हल्ला होता है कि वो सेपरेटिस्ट है, ये है, वो है। कल परसों मैंने देखा गौहर गिलानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा कि हुर्रियत तो एक सिर्फ रूमर था। तो मुझे याद आया एक कुछ साल पहले एक कश्मीरी दोस्त ने मुझे कहा, जब वो भी जर्नलिस्ट थे, कि कश्मीर में ये जो रूमर होते हैं वही सच होते हैं। तो गिलानी साहब को भी वो याद करना चाहिए कि जो हुर्रियत थी या जो सेपरेटिज्म था वो एक सोच थी कश्मीर में, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन वो सोच, वो जो सेपरेटिज्म था वो मेन स्ट्रीम हो रहा था। अब आपने सब कुछ हटा दिया। तो 370 मैं समझता हूँ इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बाकी जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जो कश्मीरियों का नाक रगड़ा जा रहा है जमीन में, जो कश्मीरियों की बेइज्जती हो रही है, ह्यूमिलिटी हो रही है, ये बहुत बुरी बात है। जी कपिल कांत जी, मैं इसको फिर से वापस मैं राष्ट्रीय राजनीति के पस मंजर में ही देखना चाहती हूँ। अभी कई ऐसे राजनीतिक टिप्पणीकार हैं जो कह रहे हैं कि जो पुराना इंडियन रिपब्लिक था, भारतीय गणतंत्र, जो था, खासकर आज के दिन जबकि अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा है, प्रधानमंत्री खुद वहां पर गए हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो पिलर्स जो ओल्ड इंडियन क्लासिकल डेमोक्रेसी थी, वो सेक्युलर उस पुराने रिपब्लिक का हिस्सा थी, जहां एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, एक ऐसे भारत का हिस्सा हो सकता था जिसमें मेजॉरिटी हिंदू है। लेकिन फिलहाल कश्मीर को, चूंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसलिए उसकी इस पहचान की वजह से भी एक तरह से सजा मिली। नईम अख्तर साहब पीडीपी के, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में ये कहा कि एक तरह का फाउंडेशन स्टोन कश्मीर को मान रही है भारत सरकार अपने हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट के लिए। क्या आप इस तरह से देखते हैं या अलग से देखना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो कुछ भी आपने कहा है। आइडिएशनली, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, आइडिएशनली हमारी जो इंडियन रिपब्लिक है उसको आपने अपेंड कर दिया। ये एक गैर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उस पर तो पूरा बदलाव आया है। वो आप इसलिए देख सकते हैं कि आज 5 अगस्त है, कश्मीर में मायूसी छाई हुई है, अंधेरा ही अंधेरा है, और सारे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा रहा है कि भगवान राम, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो सबके लिए एक इंक्लूसिव एक भगवान माने जाते हैं, उनका भूमिपरण हो रहा है। तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं, आप संकेत क्या दे रहे हैं? कोई और वक्त नहीं था, कल नहीं कर सकते थे, परसों नहीं कर सकते थे। तो ये एक तरीके से, जैसे आपने कहा इलेक्शंस की बात की, ये 2023-2024 की तरह दूरी में देख रहे हैं कि हम एक तरीके से जो भारत का रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर है उस पर साइलेंटली बदलाव ला रहे हैं। एक मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य है, उसको हम मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य नहीं रहने देंगे। इसीलिए आपने, किसी भी मेरे पैनलिस्ट ने एक बात नहीं की कि जो एक प्रोसेस है जिसे मैं कहता हूँ 1C and 3 Ds और 4 Ds। 1C इज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। ये जो कुछ भी 5 अगस्त 6 अगस्त का कहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? कश्मीरियों ने पूरी उम्मीद खो बैठे हैं हमारी जुडिशरी से और हमारी राजनीतिक नेतृत्व से।
कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं। मैं सहमत हूँ दुल्लत साहब से कि हाँ, इनहेरेंटली मैं भी कश्मीरी हूँ, हम बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं, मगर आप कब तक हमें कितनी दशकों पे हमारे हथौड़ा जिसे हैमर करते हैं, हैमर करते रहेंगे और हम ऑप्टिमिस्ट रहेंगे। इसीलिए सीक्वेंशियली सबसे बड़ी बात है जो इस पे चर्चा की जरूरत है, क्या आप डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं? हाँ, वो मामला आगे बढ़ रहा है। क्या आप डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अगर सारे हिंदुस्तान में 2026 में डीलिमिटेशन हो रही है, जिसमें कश्मीर भी जुड़ा हुआ था, वो 2021 की सेंसस पे जाएंगे, तो आप क्यों 2011 के सेंसस पे 2020 में जा रहे हैं? क्योंकि इसका है, ये भी डिलिमिटेशन इसलिए है कि हम जम्मू के प्रांत को ऐसी चेंजेस लाए कि वहां की वोटिंग हिंदुओं की ज्यादा हो। तीसरी बात है जो आपने डोमिसाइल की बात की है, ये डोमिसाइल की बात ये कह रहे हैं कि ये कश्मीरी मेन स्ट्रीम ने किया है। ये महाराजा हरि सिंह जो हिंदू थे, उन्होंने इसकी शुरुआत 1890 में की थी, जबकि कश्मीर की भाषा पर्शियन से उर्दू बनी है, तब से ये शुरुआत थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो महाराजा का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके हिसाब से 1927 से ये बरकरार बात हुई और 1932 में उन्होंने ऑर्डर निकाला, 15 साल पहले, जबकि भारत की स्वतंत्रता हुई है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये कश्मीरियों के बहुत ही मसले हैं जिनको हल करने के लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा, और बाकी काम के बिना कश्मीरी वापस मेन स्ट्रीम पे नहीं आएंगे। तो बिना कश्मीरी के कश्मीर का जो एक पूरा तस्वुर, जो पूरा इमेजिनेशन वो किया है, राजभवन की एक लिस्ट आई ब्यूरोक्रेट्स की, इस पूरी लिस्ट में आप यकीन जानिए कपिल कांत जी कि उस पूरी लिस्ट में कोई भी ऑफिसर ना तो कश्मीरी था, न कश्मीरी मुसलमान था। तो क्या एएस दुल्लत जी, आखिरी 1 मिनट मेरे पास है, कि क्या यही कश्मीर का आइडिया है? अगर इस तरह से बिना कश्मीरी के कश्मीर होगा तो कैसे बातचीत होगी, किससे बातचीत होगी? आप मुझे बताइए, कौन सी 2 पार्टियों के बीच बातचीत होगी? देखिए, कश्मीर का आइडिया कभी खत्म नहीं होगा, कश्मीर कभी खत्म नहीं होगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कश्मीरियत कभी खत्म नहीं होगी। देखिए, ये पिछले 1 साल में कश्मीर को और कश्मीरियों को इतनी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर भी वो जो कश्मीरियत, इनहेरेंट कश्मीरियत है, वो गायब नहीं हुई कश्मीरियों में। आप किसी तरह भी उसको देख लीजिए, चाहे सिक्योरिटी पैराडाइम में देख लीजिए, कोई हिंदू टारगेट नहीं हुआ वहां, कोई पंडित वहां टारगेट नहीं हुआ इस दौरान। अब हाल में होने लगे हैं कुछ जो बीजेपी के हैं, लेकिन पूरे 1 साल में मैं समझता हूं कि कश्मीरियत कायम रही है कश्मीर में। ये बड़ी एक खूबी है कश्मीर की कि हिंदू और मुसलमान सदियों से इकट्ठे रहे हैं और आगे भी इनका इकट्ठा रहना कोई मुश्किल नहीं है। अब ये जो 370 हटाया गया, इसका एक खास वो तब बताया गया था, रीजन ये था कि भाई इंटीग्रेशन होगी, कश्मीरी पंडित वापस आएंगे। ना तो इंटीग्रेशन हुई है, ना श्रीनगर और जम्मू इकट्ठा हुआ है, ना कश्मीरी पंडित वापस आए। देखिए, आगे का रास्ता जो है, मैं समझता हूँ वो रास्ता अटल जी का रास्ता है। मुफ्ती साहब बार बार कहा करते थे, द ओनली वे फॉरवर्ड इज वाजपेयीज वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग एल्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मैं ये भी कहूंगा कि नरसिम्हा राव साहब का जो रास्ता था वो भी सही था कि 6 साल बाद जब वहां गवर्नर रूल रहा 90 से 96 तक, उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिवाइव करना बड़ा जरूरी है जी। और मैं आखिर में ये कहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो रास्ता था वो भी बिल्कुल सही था। उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ इनिशिएटिव लिया, जो बातचीत हुई, उससे पाकिस्तान भी मानता है और हमारे यहाँ भी जो लोग इन्वॉल्व थे वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट फैसला हो गया था। ये बदकिस्मती कश्मीर और हिंदुस्तान पाकिस्तान की यही है कि हर एक चीज
ऑलमोस्ट पे रह जाती है। एस दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसी पॉजिटिव नोट पर, इसी आशावादी कोण पर ख़त्म करना चाहती हूँ इस बहस को। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर भी रहेगा, कश्मीरियत भी रहेगी। उम्मीद हम ये करते हैं कि सब कुछ नहीं खोया है और वो जो स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर के, जिसमें कश्मीर की आवाज़ें सबसे अहम हैं, उनको बिठाकर बातचीत की जाएगी और किसी बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।